और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट के 2 यूनिट कंप्लीट किए हैं, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। क्लियर? आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। आज थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। जो अपनी थर्ड यूनिट है वो सेंसर्स और एक्चुएटर से रिलेटेड है। इसमें हम सेंसर्स को बाद में रीड आउट करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक्चुएटर्स पढ़ने वाले हैं, और एक्चुएटर्स में भी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स। पहले ये देखते हैं कि एक्चुएटर्स क्या होता है, इसको समझते हैं, देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स की। देखिए, जो एक्चुएटर है वो एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इक्विपमेंट है या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिस्टम में मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कह सकते हैं जो सिस्टम में मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, तो एक ऐसी डिवाइस जो किसी भी सिस्टम में रेस्पॉन्सिबल है फॉर मूवमेंट और मोशन, वो क्या है? एक्चुएटर है। लेकिन इसकी डेफिनेशन आपको बहुत अलग अलग देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इसके पर्पस अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक होता है कि सपोज इनपुट से मुझे इंफॉर्मेशन या मुझे सिग्नल आउटपुट तक पहुंचाना है, वहां पर भी हमें मूवमेंट कराना है। ठीक है, बट ये फॉर्म कुछ भी हो सकता है, इन विच फॉर्म यू आर डूइंग अ मूवमेंट, ये अलग बात है। लेकिन इनपुट से आउटपुट तक मूवमेंट जा रहा है तो वो डिवाइस हमारी एक्चुएटर हो सकती है। क्लियर? सिंपल। मोशन अगर हम कहीं अचीव कर रहे हैं, मूवमेंट हम कहीं अचीव कर रहे हैं, तो वो हमारा एक्चुएटर हो सकता है। उस डिवाइस के थ्रू कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो डिवाइस क्या है? हमारी एक्चुएटर है। क्लियर? तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन देखने को मिलेगी, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स की। अब ये देखिए, वर्ड आ गया इलेक्ट्रिकल, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हमारा मतलब करंट या वोल्टेज से है। ठीक है, अब इस डिवाइस को एनर्जाइज करेंगे हम किससे? इलेक्ट्रिकल सर्किट से या इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? मूवमेंट मिलेगा। कंट्रोल किससे करेंगे? एक सिग्नल से कंट्रोल करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स क्या हो गए? इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स एक ऐसी डिवाइस हो गई जिसको हम एनर्जाइज किससे कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। कंट्रोल कर रहे हैं किसी अदर सिग्नल से। ठीक है, और हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है? मूवमेंट मिल रहा है या मोशन मिल रहा है, जिससे हमारी इनपुट से आउटपुट की तरफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। तो एक्चुएटर्स की बेसिक जो डेफिनेशन है उस पर अब हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स इज अ मैकेनिकल डिवाइस, है तो मैकेनिकल डिवाइस। इट इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू काइनेटिक एनर्जी इन आइदर अ सिंगल लीनियर और रोटरी मोशन। देखिए, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर डिवाइस है। ठीक है, इस एक्चुएटर डिवाइस को हमने एनर्जी से इसको एनर्जाइज, इसको हमने एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। क्लियर? और इसको एनर्जाइज किया। कंट्रोल किससे कर रहे हैं? किसी अदर सिग्नल से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और ये जो एक्चुएटर है वो हमें आउटपुट में क्या प्रोवाइड करा है? या तो मोशन प्रोवाइड करा रहा है या कोई फोर्स, यानी इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कह सकते हैं कि हमें डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है या मोशन मिल सकता है, हमें फोर्स हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो जो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर है वो क्या हो गया? एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये
इलेक्ट्रिकल से हमने काइनेटिक एनर्जी कैसे कन्वर्ट की? देखो आपने इनपुट में दिया क्या है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, आउटपुट में हमें क्या मिला? मोशन मिला। मोशन का मतलब उसमें कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी आ गई, है ना? और हम ये भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करा है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा है। या हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। अब या तो ये लीनियर मोशन हो सकता है, जो इसे मोशन मिला ना, वो या तो किसी लाइन के अक्रॉस अलोंग हो सकता है, या फिर किसी एक्सिस के अलोंग हो सकता है, इस तरीके से। तो ये दोनों टाइप के मोशन हो सकते हैं, जिसको हम लीनियर मोशन और रोटरी मोशन कहते हैं। आपने यूनिट सेकंड में ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा था। ट्रांसलेशनल जो लीनियर मोशन था, और रोटेशनल ये भी पढ़ा था, जो किसी एक्सिस के अलोंग था, है ना? तो दोनों टाइप के मोशन हमें इस इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर से मिल रहे हैं। डिजाइन फॉर इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स आर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक टास्क they accomplish within the process for which they are intended, and they can vary in both dimensions and size. जो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर डिजाइन किए जाते हैं वो स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है, और उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं जिसके लिए वो बनाए गए। इनका साइज और इनका जो डायमेंशन है वो वेरी कर सकता है, दोनों चीजें इसकी वेरी कर सकती है। क्लियर? कहाँ कहाँ एक्चुएटर्स, देखिए कुछ एग्जाम्पल एक्चुएटर्स के देखें। आप कहोगे सर अच्छा इनको इनको एक्चुएटर्स कहते हैं। देखिए एक ये मोटर है, डीसी मोटर, ठीक है। ये जो डीसी मोटर है, जो ये मोटर है, ये अब आप सोचोगे सर ये तो हम जानते हैं इसको, लेकिन हमें नहीं पता था इसको एक्चुएटर कहते हैं, है ना? तो एक्चुएटर क्या है? इसको हम क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो इसकी शाफ्ट है, ये क्या करती है? फिर मूव करना स्टार्ट करती है ना? जब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, हमें क्या मिला? मोशन मिला। तो ये डिवाइस हमारे लिए क्या होगी? एक्चुएटर की तरह काम करेगी। क्लियर? सिमिलरली ये सोलेनॉइड है ना? सोलेनॉइड क्या है? आपने इसको एनर्जी दी, ठीक, ये एक लीनियर मोशन और एक फोर्स एक्सर्ट करता है इस वाली शाफ्ट पर, ठीक है ना? तो हमने एनर्जी दी, हमें मोशन मिला, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एक्चुएटर की तरह काम हो। ये स्टेपर मोटर है, ये भी हमारे लिए एक्चुएटर की तरह काम करेगी। क्लियर है? तो बहुत सिंपल कि इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर को क्या कर रहे हैं? हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देने के बाद किसी सिग्नल से कंट्रोल कर रहे हैं, और उससे आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है? मोशन मिल रहा है। मोशन मिल रहा है या फिर फोर्स मिल रहा है, ठीक है। अब इनकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती है? बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स की, लाइक अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ऑयल एंड गैस प्लांट। जो अलग अलग टाइप के गैस प्लांट्स, ऑयल प्लांट्स होते हैं, उनमें हम इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स यूज करते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स यूज करते हैं। मतलब उस प्लांट्स में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। पावर प्लांट्स में, फूड एंड बेवरेज प्लांट्स में, फार्मिंग, एग्रीकल्चर प्लांट्स में, पल्प एंड पेपर प्लांट्स में। तो ये बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जिसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स यूज हो रहे हैं। क्लियर? चलिए हम अपने फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स के पास चलते हैं, दैट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या चीज है, इसको समझते हैं। A solenoid is a long coil of wire wrapped in many turns. When a current passes through it, it creates a nearly uniform magnetic field inside. आप एक वायर लीजिए, उसको कॉइल के फॉर्म में इस तरीके से मोल्ड कर लीजिए, ठीक है। और फिर इस कॉइल को आप एनर्जी दे दीजिए। एनर्जी देने का मतलब यह है कि आप किसी एनर्जी सोर्सेस को कनेक्ट कर दीजिए। सपोज ये आपने एक बैटरी सोर्स लगा दी, ठीक है। जब ये बैटरी सोर्स इस कॉइल से कनेक्ट होगा, तो इसके जो आसपास की सराउंडिंग है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है।
ये एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा इसके अंदर, इसके आसपास के एरिया में। ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये जो जा रही हैं, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस हैं। इसी से हमें पता चलता है कितना एरिया ये कवर कर रहा है या कितने एरिया तक मैग्नेटिक फील्ड है। सोलेनॉइड्स कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिक करंट टू मैकेनिकल एक्शन। अब देखिए, हमने एनर्जाइज करके इसको क्या दिया, इलेक्ट्रिक करंट दे दिया। ठीक है, एनर्जाइज करने का मतलब क्या है, इसको करंट दे दिया, है ना। और इससे आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, एक मैकेनिकल एक्शन मिलेगा। तो आर वेरी कॉमनली यूज्ड एज स्विचेस। इसको हम एज ए स्विच भी यूज करते हैं। ये कैसे काम करता है, देखिए अब आप क्या करेंगे, एक रॉड को अगर आप इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, है ना, तो ये जो रॉड है वो एक फोर्स को फील करेगी जिसकी वजह से इसमें लीनियर मोशन होगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको एनर्जाइज करेंगे, ये रॉड जो है मूव करेगी, है ना। तो जो कॉइल है, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, वो उस कोर पे या उस रॉड पर एक फोर्स एक्सर्ट करके, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड विद इन सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन द करंट एंड डेंसिटी ऑफ टर्न। हमने यहाँ पर एनर्जी सोर्स के थ्रू कितनी करंट सप्लाई दी है, इस पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने लिए। अगर देखो, ये हमें पता है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा होंगे तो हाई मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। क्लियर। In order to estimate roughly the force with which a solenoid pulls and ferromagnetic rod, ये जो rod है वो ferromagnetic की है, placed near it, we can use the change in magnetic field energy as the rod is inserted into the solenoid। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उस फोर्स को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस सोलेनॉइड, जो इस कॉइल ने उस पर एग्जर्ट किया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब जब कॉइल जो रॉड है, जब वो नियरली इस कॉइल के पास रखी जाएगी, या हम कह सकते हैं इसके अंदर रखी जाएगी, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही, क्योंकि वो उसको कट करेगी, उस जो मैग्नेटिक लाइंस है उनको कट करेगी, जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। तो फोर्स ऑन रॉड will be calculated as change in magnetic field upon distance rod moves into solenoid। यानी ये जो रॉड है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई इस सोलेनॉइड के अंदर, उसको हम, उन दोनों का रेशियो क्या शो करेगा, फोर्स एक्सर्ट ऑन रॉड। सिंपल, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी अपॉन डिस्टेंस रॉड मूव्स इनटू सोलेनॉइड। The energy density of the magnetic field depends on the strength of the field। इसके जो फील्ड है, स्ट्रेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड की, उसके स्क्वायर पे, एंड ऑल्सो अपॉन द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। और उस मटेरियल पे भी, उस मटेरियल की परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड करेगी जिससे उसको फिल किया गया है। जो आयरन होता है उसकी जो परमिएबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है एक वैक्यूम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इवन स्मॉल सोलेनॉइड कैन एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्यू न्यूटन। एक छोटा सा सोलेनॉइड भी होगा, वो कुछ न्यूटन के बराबर फोर्स एक्सर्ट कर देगा। तो ये पूरी जो कहानी है वो अपने सोलेनॉइड एक्चुएटर की है। सोलेनॉइड देखिए बहुत सिंपल है, एक्चुएटर कैसे हुआ, एक्चुएटर कैसे हुआ, हमने इसको एनर्जाइज किया है ना। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स क्या हुआ, हमने इसको इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज किया और आउटपुट में हमें एक फोर्स मिल रहा है। फोर्स मिलने का मतलब यह है कि इसमें मूवमेंट हमें मिल रहा है, ठीक है ना, ये लीनियरली डिस्प्लेस हो रही है रॉड। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रिलेज की। जो इलेक्ट्रिकल रिले है वो क्या चीज होती है, देखिए आपने कई जगह ये जो वर्ड है सुना होगा, टीवी में अगर कोई चीज खराब होती है सबसे पहले तो रिले खराब हो जाती है, कहते हैं रिले फूक गई, है ना। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर की बात करें तो वहां पर भी कहते हैं कि हाँ पहले या तो कंप्रेसर या रिले, ये चीजें खराब होती हैं, है ना। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो इसेंशियल है किसी भी बोर्ड में, सर्किटरी बोर्ड में या होम अप्लायंसेस में, ये जरूरी है। तो ये एक्चुअल होता क्या है इसको देखते हैं, है ना। एन इलेक्ट्रिकल रिले इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच। हमने इसको
इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक दोनों से इसको ऑपरेट किया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच। A relatively small current is used to create a magnetic field in a coil within a magnetic core, and this is used to operate a switch that can control a much larger current. इस रिले के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हमें स्मॉल करंट चाहिए, ठीक है, लेकिन ये एज ए स्विच लार्जर करंट को भी कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। In this way, an electromechanical relay or electrical relay can use a small current to switch much larger current and enable both circuits to be electrically isolated from each other. मतलब दो सर्किट हैं, सपोज एक ये सर्किट है एक ये सर्किट है, इसके बीच में हमने रिले लगा दी है ना, और ये इलेक्ट्रिकली तो आइसोलेटेड है, लेकिन इस रिले का यूज करके हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको कनेक्ट करने के लिए तो हमें स्मॉल करंट चाहिए, है ना। रिले को कनेक्ट करने के लिए तो हमें स्मॉल करंट चाहिए, लेकिन इन दोनों सर्किट में अगर हाई करंट भी फ्लो कर रही है ना, हाई करंट भी है, तो उसको एक ये छोटी सी डिवाइस कंट्रोल कर सकती है। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। यहाँ देखिए ये सिंबल है एक रिले का, ठीक है। एक तो कनेक्शन होता है नॉर्मली क्लोज्ड का, एक होता है नॉर्मली ओपन का, और ये होता है कॉमन। और यहाँ पर एक पोल दिया हुआ है ये वाला, है ना। ये जनरली नॉर्मली क्लोज से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये अगर यहाँ पर किसी भी सर्किट के बीच में लगी हुई है डिवाइस, ये जो रिले है, अगर किसी डिवाइस लगी हुई है, तो वो अभी क्या है, डिसकनेक्टेड है, या ये कह सकते हैं आइसोलेटेड है। लेकिन इस रिले को हम एनर्जाइज करते हैं, हम इसको सप्लाई देते हैं, ठीक है। सप्लाई देने के बाद क्या होगा, ये जो रिले है इसके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रिप है वो इस कनेक्शन की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब जैसे एनर्जी दी, इसको मूवमेंट मिल गया, तो ये हमारे लिए एक एक्चुएटर की तरह वर्क करेगी। क्लियर, एक्चुएटर की तरह वर्क कर गई, क्योंकि हमने एनर्जी भी दी और इसमें मूवमेंट भी हो गया। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इसको एनर्जाइज कर इसको मूव करा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसके कुछ कंपोनेंट्स कह सकते हैं, इसको डिजाइन करने के लिए हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रेम। अ मैकेनिकल फ्रेम इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द कंपोनेंट्स इन प्लेस। इसको एक मैकेनिकल फ्रेम में इसको अटैच किया जाता है, जिससे सारे कंपोनेंट एक साथ रह सकें, ठीक है। कॉइल, अ कॉइल वाउंड राउंड ऑन आयरन कोर टू इंक्रीज द मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज नीडेड। एक कॉइल की हमें नीड पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करानी है ना, उसको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ लिखा हुआ अट्रैक्शन इज नीडेड। आर्मेचर, आर्मेचर क्या है, दिस इज द मूविंग पार्ट ऑफ द रिले। दिस एलिमेंट ऑफ द रिले opens and close the contact, and it has ferromagnetic metal to be attracted by the electromagnet। देखिए यहाँ पर हमें आर्मेचर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको मूव कराएगी, है ना, इस पॉइंट को। इस दो कॉन्टेक्ट हैं हमारे पास, एक ये कॉन्टेक्ट है, एक कॉन्टेक्ट है। इनके अलोंग इस स्ट्रिप को कह सकते हैं, इस पोल को कह सकते हैं, इसको मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए, एक आर्मेचर की नीड होगी, ठीक है। ये जो कॉन्टेक्ट है वो फेरोमैग्नेटिक के हैं, है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेट से इसको अट्रैक्ट कराएंगे। कॉन्टेक्ट्स क्या होते हैं, द कॉन्टेक्ट्स आर ऑपरेटेड बाय द एक्शन ऑफ द आर्मेचर मूवमेंट। एक बार इसको छोटा क्लियर करता हूं वापस से। अब आर्मेचर के मूवमेंट की वजह से हमारे पास ये जो स्ट्रिप है ना, ये मूव करेगी इधर, तो हमारे पास दो कॉन्टेक्ट्स हो जाएंगे, है ना।
कि इसको या तो इधर कांटेक्ट कराना है या इधर कांटेक्ट कराना है। ब्रेक क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ सेपरेट प्लेसेस और कॉन्टेक्ट्स वेयर अ स्विच इज यूज्ड टू ओपन और क्लोज अ सिंगल इलेक्ट्रिकल सर्किट। ब्रेक्स क्या है? हमारे पास डिफरेंट प्लेस कितने हैं? अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्लेसेस ज्यादा है जिससे हम सर्किट को या तो एज ए ओपन सर्किट यूज कर सकें या एज ए क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब ये है कि दोनों दोनों तरफ के जो सर्किट हैं उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, है ना? तो उसको तो हम ओपन सर्किट बनाएंगे। और ऐसे कितने नंबर ऑफ प्लेसेस हैं जिससे हम इन दोनों को क्लोज सर्किट बना सकते हैं, यानी इन सर्किट को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो नंबर ऑफ सेपरेट प्लेसेस अपने क्या कहलाएंगे? ब्रेक्स कहलाएंगे। पोल्स क्या होते हैं? द नंबर ऑफ पोल्स दैट एन इलेक्ट्रिकल स्विच possesses is the number of different sets of switching contacts that it has. इट मीन्स हमारे पास स्विचिंग कॉन्टेक्ट्स कितने हैं, हम कितने कॉन्टेक्ट पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स ऐसे कितने हैं जिसमें हम स्विच कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? पोल्स कहलाएंगे। थ्रोज, थ्रोज क्या होता है? द नंबर ऑफ थ्रोज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल ऑफ on an electrical switch is the number of positions that are available. ऑलमोस्ट आपने पोजिशंस का मतलब ये है कि सपोज मेरे पास 3 ऑप्शन है ना? मैं इस पर भी थ्रो कर सकता हूं, मैं इस पर भी थ्रो कर सकता हूं, मैं इस पर भी कर सकता हूं। तो अपने पास 3 थ्रोज हो गए, है ना? इस तरीके से। तो आपने नाम सुने होंगे SPST स्विचेस के, SPST, DPDT, यानी सिंगल पोल सिंगल थ्रो। ठीक है, डबल पोल डबल थ्रो, SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रो। इसमें क्या है कि जो पोजीशन है स्विचिंग कॉन्टेक्ट्स की वो हमारे पास कितनी है? एक है। और जो थ्रोज है हमारे पास 2 हैं, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो एक है और पोजीशंस हमारे पास कितनी है? ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक और पोल लगा दूं इस तरीके से, सपोज, है ना, तो ये भी इस पर थ्रो कर सकता है और ये भी इस पर थ्रो कर सकता है। तो डबल पोल सिंगल थ्रो, थ्रो तो सिंगल ही हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो पोजीशन अवेलेबल है वो एक ही अवेलेबल है, लेकिन जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं। जो स्विचिंग कॉन्टेक्ट्स यानी इसको भी स्विच करके हम कॉन्टेक्ट बना सकते हैं, इसको भी स्विच करके कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। तो पोल्स अलग होते हैं और थ्रोज अलग होते हैं और इसी के फॉर्म में हम स्विचेस को डिफाइन करते हैं, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो, इस तरीके से। क्लियर? तो रिलेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच है और कई जगह हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और इसको एनर्जाइज करने के लिए हमें स्मॉल करंट चाहिए, लेकिन ये कंट्रोल क्या कर सकते हैं? लार्ज करंट को कंट्रोल कर सकती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज डायोड। ये इस नाम से आप फेमिलियर होंगे पहले से थोड़ा बहुत। डायोड का नाम कहीं ना कहीं तो सभी ने सुना होता है, BEEE सब्जेक्ट आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आता है ना? सेमीकंडक्टर की जो सबसे पहली डिवाइस है, जो पहली डिवाइस है, वो सबसे बेसिक डिवाइस है, वो डायोड है। अब डायोड क्या होता है? A diode is a simplest two-terminal unilateral semiconductor device. अब ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? ये आपको पता होगा कि एक ऐसा मटेरियल जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है, वो सेमीकंडक्टर होता है। क्लियर? इसमें हम 2 टाइप के मटेरियल बनाते हैं, एक तो पी टाइप का मटेरियल बनाते हैं और एक एन टाइप का मटेरियल बनाते हैं। पी टाइप का मटेरियल क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, और एन टाइप मटेरियल क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। पी टाइप मटेरियल में होल्स ज्यादा है, एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। इसका मतलब हमने इसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी मिलाई होगी। इम्प्योरिटी मिलाने के बाद ही ये पी टाइप और एन टाइप मिलते हैं। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है या आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप सर्च करके बताएंगे कि
पी टाइप मटेरियल में हमने किस टाइप की इम्प्योरिटी मिलाई है। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे ये पूछने वाला हूँ, पी टाइप मटेरियल में आपने कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई और एन टाइप मटेरियल में आपने कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें एक्सेस में होल्स हैं और इसमें एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। डायोड का फंक्शनिंग फंक्शन देखें, इट अलाउज करंट टू फ्लो ओनली वन डायरेक्शन। ये एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होने को रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको यूनिलेटरल कहते हैं। क्लियर। यूनिलेटरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होल करंट फ्लो होगा या फिर होल्स की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा, इसलिए इसको यूनिलेटरल कहा जाता है। ठीक है, दोनों की वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं होता। वन डायरेक्शनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में इसमें करंट कंडक्ट हो सकता है। क्लियर। इट ब्लॉक्स द करंट दैट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। दूसरी डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होगा तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। क्लियर। द टू टर्मिनल ऑफ डायोड आर कॉल्ड एनोड एंड कैथोड। देखिए ये डायोड का सिंबल है, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल जैसा है दैट इज पी टाइप मटेरियल, और जो स्ट्रेट लाइन जैसा है वो एन टाइप मटेरियल है। ठीक है, तो पी और एन टाइप मटेरियल को जब हम साथ में जोड़ते हैं तो इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, पी एन डायोड या जनरल डायोड बोलते हैं। ठीक है, जिसका एक टर्मिनल एनोड यानी जो पॉजिटिव वाला है वो एनोड और जो नेगेटिव वाला है उसको हम कैथोड बोलते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई है, जिसको हम इस डिवाइस को हम एज ए स्विच यूज कर सकते हैं। क्लियर। एन आइडियल स्विच व्हेन ओपन डज नॉट कंडक्ट करंट इन आइदर डायरेक्शन। अगर कोई एक आइडियल स्विच है, अगर उसको हम ओपन कर देते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कराता है। कौन? आइडियल स्विच। ठीक है, देखिए एक स्विच की कंडीशन देखते हैं। अगर ये आइडियल डायोड है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। आइडियल डायोड इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने इसको कंडक्ट कराना है तो मैं इसको फॉरवर्ड बायस करूंगा। यानी फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, पी टाइप मटेरियल को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हो गई फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये जो डायोड है वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो करंट यहां से स्टार्ट हुई थी चलना वो इस वायर वायर जैसा हो जाएगा शॉर्ट होने के बाद, तो वायर के थ्रू ये आराम से फ्लो कर जाएगी, पूरे सर्किट में ये फ्लो कर जाएगी। तो इसने एज ए स्विच काम किया। अगर मैं इसको रिवर्स बायसिंग में जोड़ूं, यानी पी टाइप टर्मिनल को मैंने नेगेटिव से और एन टाइप टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग होने पर क्या होगा, ये जो डायोड है वो एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा, एज अ ओपन सर्किट। इसके मतलब इसमें कोई भी कनेक्शन बीच में नहीं है। तो देखिए या तो क्लोज सर्किट हो गया या ओपन सर्किट हो गया, यानी जो डायोड है वो हमारा स्विच की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि इसको हम एज ए स्विच यूज कर सकते हैं। तो ये फॉरवर्ड वाइसिंग और रिवर्स वाइसिंग का कॉन्सेप्ट की वजह से हम इसको यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम में देखें, अगर आइडियल स्विच है, सॉरी आइडियल डायोड है तो क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज और करंट में एक रिलेशन बनाया गया है। अगर वोल्टेज जीरो है, वोल्टेज जीरो है या जीरो से कम है, तो क्या होगा, ये रिवर्स बायस में होगा। तो ये वाला केस क्या है, रिवर्स वोल्टेज या रिवर्स बायसिंग वाला है, जिसमें जो अप्लाइड वोल्टेज है वो लेस देन जीरो है, और अप्लाई वोल्टेज जब लेस देन जीरो है ना, तो ये क्या होगा, एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा, और ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो देखिए ये वाला जो लाइन, ये जो लाइन दिख रही है वो ओपन सर्किट के लिए है।
है ना, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी करंट नहीं है, पूरे जीरो ही है ना, जस्ट बिलो जीरो से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही, आइडियल केस की बात कर रहा हूँ। क्लियर। और जैसे ही हम इसको ग्रेटर देन वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है और एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा तो यानी इसमें पूरी की पूरी करंट फ्लो कर जाएगी। तो ये जो ग्राफ बन रहा है वो किसके लिए है, फॉरवर्ड बायसिंग के। यहाँ पर आपको दिख रहा है वी नॉट इज ग्रेटर देन जीरो, जैसे ही जीरो से ज्यादा हुआ तो करंट फ्लो कर जाएगी। तो ये है आइडियल केस। लेकिन अगर प्रैक्टिकल केस देखें, तो प्रैक्टिकल केस में क्या होता है कि हमें तुरंत एज ए शॉर्ट सर्किट तो नहीं मिलता, बट उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई वोल्टेज तो प्रोवाइड करना पड़ता है उसको कंडक्शन में लाने के लिए। ठीक है, उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, यहाँ वीटी लिखा हुआ है। जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ये वैल्यू ज्यादा, अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा होता है, तो वहां पर कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आइडियल की तरह फिर भी नहीं होता, क्योंकि उस वायर में, उस डिवाइस में खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से ये एक लीनियर लाइन आपको मिलती है ग्राफ में। ठीक है। सिमिलरली जब हम जब रिवर्स बायस वोल्टेज में जाते हैं, तो इनिशियली हमें वैसे तो कोई करंट मिलनी नहीं चाहिए, बट प्रैक्टिकली हमें थोड़ा सा लीकेज करंट इसमें मिल जाता है। लेकिन जब ज्यादा ही हम उसको नेगेटिव सप्लाई दे देते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये या तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है या बर्न हो जाता है ना। तो जिसकी वजह से उसको हम, उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। और जब वो शॉर्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, तो करंट एब्रुप्टली इंक्रीज हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं एवलांचे करंट। क्लियर। तो ये वर्ड्स आपने पहले भी थोड़े बहुत सुन रखे होंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट किसका था, डायोड का था। क्लियर।